क्या बात है, अब लोगों को ये नावल अच्छा नहीं लग रहा, जो अब वीडियो को ना लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। अस्पताल के इस कूचे अहाते में खड़ी उन काली गाड़ियों के चमकीले दरवाजे जब एक झटके से खुले तो मेरी नज़रें उनमें से उतरने वाले गंडों पर जम गईं, जो बाचा खान के सबसे सफाक, खूनी और तगड़े कारिंदे माने जाते थे और जिनके नाम से ये शहर कांपता था। उनके चेहरों पर एक अजीब सा वहशियाना इत्मीनान और तकब्बुर था, जैसे अस्पताल उनके लिए कोई बहुत ही नरम और आसान चारा हो और वो अंदर मौजूद इस जख्मी लड़की को खामोशी से गोली मारकर हमेशा के लिए मौत की नींद सलाकर यहाँ से साफ निकल जाएंगे। वो मासूम लड़की जो रात के आखिरी पहर हमें अस्पताल के पिछले गेट के पास नियम मुर्दा, खून में लुथपथ और बेहोश हालत में मिली थी। दरअसल बाचा खान के उस पूरे कुल्लू के खुफिया नेटवर्क की सबसे बड़ी और जिंदा गवाह बन चुकी थी, जिसका जिक्र सरफराज ने कैंटीन के उस पुराने स्टोर रूम में मुझसे रोते हुए किया था। रोही ने जब इमरजेंसी वार्ड के अंदर जाकर उसका तफसीली मायना किया था और उसके ज़ख्मों की पट्टियाँ की थीं, तो उसने बाहर आकर मुझे बताया था कि इस लड़की के नाजुक जिस्म पर सिगरेट के सलगते हुए टुकड़ों से दागने, चमड़े के बैलेट मारने और लोहे की गरम सलाखों से तशद्दुद करने के ऐसे होलनाक और भयानक निशानात थे जो किसी भी गैरतमंद इंसान का दिल दहला दें और रूह को कांपा कर रख दें। सबसे बड़ी और हिला देने वाली बात ये थी कि इस लड़की की फटी हुई कमीज के इस्तर के अंदर छुपी वो छोटी सियाह रंग की डायरी बाचा खान की पूरी काली और नाजायज सल्तनत का कच्चा चिट्ठा थी, जिसके एक एक सफ़े पर लड़कियों की अस्मगलंग के औकात, राजा के खुफिया अड्डों के पत्ते और शहर के बड़े बड़े नामवर सियासतदानों और पुलिस अफसरान के नाम लिखे हुए थे, जिन्हें ये माफिया मासूम लड़कियों के ज़रिए ब्लैकमेल करता था और अपनी मिट्टी में रखता था। यही वजह थी कि मेरी रोही की तशवीश और खौफ इस वक्त अपनी आखिरी इंतहा को छू रहा था। वो एक पेशावर डॉक्टर थीं और उनका अव्वलीन फ़र्ज़ इस मासूम और बेगुनाह लड़की की जान हर कीमत पर बचाना था। लेकिन वो ये भी अच्छी तरह जानती थीं कि इस लड़की का इस अस्पताल में जिंदा रहना बाचा खान की मौत का पैगाम है और ये चीज़ अस्पताल पर एक बहुत बड़े, खूनी और बेरहम हमले का पेश खीमा बन सकती है। मैंने रोही की झील जैसी गहरी आंखों में वो सच्चा खौफ और ममता की तड़प देख ली थी और उसी पल मैंने अपने दिल में ये पुख्ता फैसला कर लिया था कि बाहर खड़ी इस वहशी मौत को मैं अस्पताल की पाकीज़ा दहलीज किसी भी कीमत पर पार नहीं करने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने खून का आखिरी कतरा ही क्यों न बहाना पड़ जाए। मैंने अपने दाएं हाथ में मौजूद लोहे के इस वज़नी, ठंडे और जंग आलूद पाइप पर अपनी गिरफ्त को मज़ीद मजबूत किया। मेरे हाथ के पट्ठों और हड्डियों के चटखने की एक धीमी मगर गहरी आवाज़ फ़िज़ा में गूंजी, जिसने मेरे अंदर के सोए हुए शेर को पूरी तरह बेदार कर दिया। मैं एक गहरे और खामोश साए की तरह पार्किंग में खड़े घने दरख्तों की आउट से निकलकर
उन चारों गंडों के ऐन सामने आ खड़ा हुआ। मेरी कमीज की आस्तीनें ऊपर चढ़ी हुई थीं। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और आंखों में वो कहर आमेज खूनी चमक उतरी हुई थी जो अपने महबूब की दुनिया और उसके मान को बचाने के लिए किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत से अकेले टकरा सकती है। इन गंडों ने जब मुझे अकेले एक मामूली सा लोहे का पाइप हाथ में लिए अपनी तरफ ताश के पत्तों की तरह बढ़ते देखा तो उनमें से दो ने तमस्खुराना और जहलाना अंदाज में हंसते हुए अपनी चमड़े की जैकेट्स के अंदर से साइलेंसर लगी पस्तूलें निकालें। लेकिन उन बदबख्तों को इस बात का दौर दौर तक अंदाज़ा नहीं था कि वो आज किसी आम कॉलेज के लड़के से नहीं बल्कि उस जरी शेरों से टकरा रहे हैं जो अपने चचा सिकंदर खान की गोली खाने के बाद मौत के मुंहू को चूम कर वापस आया था। इससे पहले कि वो पहला गंडा अपनी गुन का रुख मेरी छाती की तरफ सीधा करके गोली चलाता, मैंने एक चीते जैसी लचकदार, तेज और नाकाबिले यकीन झपट के साथ हमारे दरमियान के फासले को एक ही सेकंड में ख़त्म किया और अपने पूरे जिस्म का वज़न डालते हुए लोहे का वो वज़नी पाइप पूरी कुव्वत से उसकी दाएं कलाई पर दे मारा। हड्डी के कड़ाके से टूटने की एक कर्बनाक और दर्दनाक आवाज़ इस सुनसान अहाते में गूंजी और उसके हाथ से पस्तूल नीचे पकी बुजरी पर जा गिरी। वो दर्द की शिद्दत से तड़पते हुए और अपने टूटे हुए हाथ को दूसरे हाथ से पकड़कर ज़मीन पर बैठ गया, लेकिन मैंने उसे संभलने या सांस लेने का एक भी मौका नहीं दिया और अपने भारी बोट का एक जोरदार महीब ठड्डा इसके मुंह पर मारा, जिससे उसके सामने के दो दांत टूट गए और वो वहीं बेहोश होकर ढेर हो गया। बाकी तीनों गंडों के चेहरों से वो जहलाना हंसी एकदम गायब हो गई और उनकी फैली हुई आंखों में सच्ची वहशत और खौफ जाग उठा। इन्होंने खतरे को महसूस करते हुए एक साथ इकट्ठे होकर मुझ पर हमला कर दिया। उनमें से एक ने लोहे का तेज मका तान कर मेरे चेहरे पर सीधा वार करना चाहा, मगर मैंने पाइप को दाएं तरफ घुमाकर उसका वार हुआ। मैं ही ब्लॉक कर दिया और उसी पाइप के दूसरे नोकीले सरे से उसके जबड़े और गर्दन के नीचे ऐसी कारी ज़रब लगाई कि उसके मनहू से खून का एक गरम फवारा छोटा और वो चकराकर काली गाड़ी के बॉन्ड से जा टकराया और नीचे गिरकर तड़पने लगा। एक ने अपने दोनों हाथों से मुझे पीछे से जकड़ने और मेरी गर्दन दबाने का इरादा किया, लेकिन मैंने अपनी बाएं कहनी पूरी ताकत और पख्तगी से उसके पेट के नरम हिस्से पर मारी, जिससे उसकी सांस अखड़ गई और उसकी गिरफ्त मेरे कंधों पर से ढीली हो गई। मैंने उसी सेकंड का फ़ायदा उठाया और नीचे झुकते हुए घूमकर वो पाइप उसकी दोनों टांगों के घुटनों पर मारा। वो पटरी की तरह ज़मीन पर लंबा हो गया और दर्द से चीखने लगा। आखिरी गंडा जो इन सब का लीडर लग रहा था और जिसके चेहरे पर एक पुराना दाग था, वो अपने तीनों साथियों का ये इबरतनाक हशर देखकर बुरी तरह खौफज़दा हो गया। इसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने जल्दी से गुन तान ली और मुझ पर गोली चला दी।
गोली मेरे दाएं कान के पास से सनसनाती और हवा को चैरती हुई अस्पताल की पक्की दीवार में जा धंसी और सीमेंट का गुबार फिजा में उड़ने लगा। ये वो फैसला कुन लम्हा था जहां मेरी जिंदगी, रोही की हिफाजत और उसके पाकीज़ा मान का सवाल था। मैंने अपने हाथ के पाइप को पूरी कुव्वत से उसकी तरफ लहरा कर फेंका। पाइप सीधा उसके हाथ की उंगलियों पर लगा और उसकी गुन दूर झाड़ियों में जा गुरी। मैंने एक ही लंबी पेशकदमी के साथ आगे बढ़कर उसका गला अपने दोनों लोहे जैसे हाथों में दबोच लिया और उसे उठाकर गाड़ी के पिछले शीशे पर दे मारा। शीशा एक जोरदार धमाके से चकनाचूर हो गया और वो लहोलहान होकर नीचे कीचड़ में गिर गया। चंद ही मिनटों के इस मुख्तसर मगर खूनी मार्के में अस्पताल का वो पुरसुकून इहाता बाचा खान के उन मगरूर कारिंदों के खून से रंग चुका था और उनकी दोनों चमकती गाड़ियां वहां तबाह हाल और टूट फूट का शिकार खड़ी थीं। मैंने हांफते हुए तपते आसमान की तरफ देखा और एक लंबी गहरी सांस ली। बाहर का ये पहला बड़ा महाज मैंने अपने बलबूते पर सर कर लिया था और रूही पर आने वाली पहली खूनी आंच को मैंने अपने उसी जोरे बाजू से रोक दिया था जिस पर रूही को नाज था। जब मैं अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी पूरी कमीज पर मिट्टी और गंडों के खून के छींटे साफ नजर आ रहे थे। रूही इमरजेंसी वार्ड के लोहे के बड़े दरवाजे के पास खड़ी बुरी तरह कांप रही थी। बाहर होने वाले उस भयानक हंगामे, चीखों और गोली की अकेली आवाज ने उसके नाजुक दिल को दहला कर रख दिया था। लेकिन जैसे ही उसने मुझे बिल्कुल सही सलामत एक फातेह की तरह अंदर आते देखा, उसकी आंखों से ज़ब्त के तमाम बंध टूट गए और आंसुओं का दरिया टपक पड़ा। वो दुनिया और अस्पताल के अमले की परवाह किए बगैर भागती हुई आई और सबके सामने मेरे चौड़े सीने से लग गई। उसका पूरा नाजुक वजूद किसी पत्ते की तरह बुरी तरह लर्ज रहा था। मैंने अपने खून आलूद हाथों को पीछे रखा ताकि उसका कोट खराब ना हो और उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए धीमी और मोहब्बत भरी आवाज में कहा कि रोही, मैंने तुमसे कल रात रेस्टोरेंट में वादा किया था ना कि जब तक उस शेरों के जिस्म में सांस चल रही है, उस दुनिया का कोई भी बदमाश उस अस्पताल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तुम बस अपना काम करो, बाहर में खड़ा हूँ। इस खूनी मार के और इस मासूम जख्मी लड़की के केस ने हम दोनों को ये बात अच्छी तरह बावर करा दी थी कि अब हमारे पास छुपने और इंतज़ार करने का वक्त बहुत कम बचा है। बाचा खान अगला हमला इससे भी ज़्यादा भयानक, मुनज़्ज़म और इंटरनेशनल शूटर्स के साथ करेगा और इस अफरातफरी की ज़िंदगी में, जहां हर पल मौत का काला साया हमारे सरों पर मंडला रहा हो, अपने इस सच्चे प्यार को एक जायज़ और मुकद्दस रिश्ते में बांधना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और पनाहगाह बन सकता था। रोही का दिल भी पिछली रात के इस खूबसूरत इकरार के बाद बार बार यही कह रहा था कि अब इस दुनिया में उसके जीने, मरने और लड़ने का अकलूता मकसद में ही था। इसलिए हमने मज़ीद एक दिन की भी देर करना मुनासिब नहीं समझा
और उसी शाम अस्पताल के एक करीबी मुखलिस दोस्त डॉक्टर और मोहल्ले की पुरानी मस्जिद के बूढ़े बावकार इमाम साहब की मौजूदगी में अस्पताल के छोटे से कैबिन के अंदर इंतहाई सादगी और वक़ार के साथ हमारा निकाह पढ़ा दिया गया। रूही ने जब अपनी लर्जती हुई गुलाबी रंगत और शर्माते हुए आंखों में आंसू लिए 3 बार कबूल है कहा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कायनात की सबसे बड़ी सल्तनत और दौलत मिल गई हो। वो अब बाकायदा तौर पर मेरी शरीके हयात, मेरी कानूनी बीवी और मेरी हस्ती का हिस्सा बन चुकी थी, जिसके तहफ़्फ़ुज़ और खुशी के लिए अब मैं बाचा खान तो क्या, पूरी दुनिया के माफिया को भी आग लगाने और खाकिस्तर करने के लिए तैयार था। निकाह की तमाम रस्मी कार्रवाइयों और गवाहों के जाने के बाद जब रात के गहरे और सियाह साए इस शहर पर पूरी तरह फैल गए और चारों तरफ एक परसरार खामोशी तारी हो गई, तो मैं रूही का हाथ थामकर उसे अस्पताल के बालाई हिस्से में बने उसके उसी निजी, खूबसूरत और महफूज अपार्टमेंट में ले आया जो अब हमारा पहला बाकायदा घर बन चुका था। कमरे के अंदर मुद्हम गुलाबी और जर्द मिक्स लाइट जल रही थी, जो माहौल को और भी रोमानवी बना रही थी, और बाहर खिड़की से आने वाली तेज़ और ठंडी हवा के झोंके सफ़ेद पर्दों को धीरे धीरे हिला रहे थे। रूही सफ़ेद रंग के रेशमी और जरी के काम वाले खूबसूरत लिबास में मलबूस बेड के बिल्कुल कोने पर बैठी हया, शर्म और मोहब्बत के एक ऐसे गहरे समंदर में डूबी हुई थी जिसका कोई किनारा नहीं था। उसका रेशमी घूंघट उसके पूरे चेहरे को छुपाए हुए था, लेकिन उसके चौड़े कंगन और नाजुक हाथों की लर्जिश उसके अंदर की बेताबी, घबराहट और बेपनाह चाहत को साफ साफ बयान कर रही थी। मैं आहिस्ता, नरम और नपे तले कदम उठाता हुआ उसके करीब पहुंचा और बेड पर उसके बिल्कुल पास, इसके इतने करीब बैठ गया कि हमारी सांसें एक दूसरे से टकराने लगीं। मेरे दिल की धड़कन उस वक्त किसी जंगी नकारे की तरह मेरे सीने के अंदर बज रही थी। मैंने अपने कांपते हुए मगर मजबूत हाथों को आगे बढ़ाया और उसका वो रेशमी घूंघट आहिस्ता से ऊपर उठाया, तो शमा की इस मुद्हम जर्द रोशनी में उसका इजला, गोरा और हया की लाली से चमकता हुआ मासूम चेहरा मेरे सामने था। वो इस वक्त इतनी खूबसूरत और दिलकश लग रही थी कि मेरी सांसें एक पल के लिए रुक गईं और मैं उसे देखता ही रह गया। मैंने धीरे से झुककर उसके पाकीज़ा और चमकते हुए माथे पर अपने लब रख दिए और एक तवील, गहरे और लाफानी लम्स के ज़रिए अपनी तमाम तर जिंदगी, अपनी मोहब्बत और अपनी वफादारी हमेशा के लिए उसके नाम कर दी। रूही ने उस सहर अंगेज गुर्बत से लर्ज़ कर अपनी खूबसूरत आंखें मूंद लें और उसके नाजुक, गोरे हाथ मेरी कमीज के कॉलर को मजबूती से थामने लगे, जैसे वो अपने इस मुहाफिज को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। मैंने उसे अपनी दोनों मजबूत और कसरती बाहों के घेरे में भर लिया और अपने चौड़े, फौलादी सीने से लगा लिया, जहां वो किसी छोटे और मासूम परिंदे की तरह बिल्कुल सहम सी गई। इस रात हम दोनों ने दुनिया के तमाम खौफ, बाचा खान की पुरानी दुश्मनी,
राजा के गंडों और माजी के इन तमाम झूठे इल्ज़ामात के सायों को अपने वजूद से दूर उठाकर फेंक दिया था। हमारी सांसें और हमारी रूहें एक दूसरे में पूरी तरह ज़िम हो रही थीं और इस सहाग रात के पाकीज़ा, रोमानवी और लाफानी सहर के अंदर हम दोनों ने एक दूसरे के वजूद को दिल की गहराइयों से अपना लिया। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत, पुरसुकून और यादगार पहर था, जहाँ दुनिया का कोई कानून और कोई दुश्मन हमारे दरमियान नहीं था। सिर्फ हमारी धड़कनों की धीमी आवाज़ उस कमरे में गूंज रही थी और हमारी सच्ची मोहब्बत अपने पूरे जलाल और तकद्दुस के साथ हमारे दरमियान मौजूद थी, जिसका गवाह वो तारा था जो खिड़की के बाहर चमक रहा था। दूसरे शहर में महरीन की सबसे पक्की दोस्त जीनत का पहला बड़ा और अहम बॉक्सिंग मुकाबला। जीनत के अंदर रंग के अंदर उतरने का एक अलग ही पागलपन और जुनून सवार था। वो पिछले कई महीनों से अपनी ज़िंदगी की तमाम तर तलखियों, मेरे अचानक गांव से गायब हो जाने के सदमे, शीरों के जाने के दुख और महरीन के बिखरे हुए वजूद को भुलाने के लिए इसी एक बॉक्सिंग रंग में दिन रात अपना खून पसीना बहा रही थी और ट्रेनिंग कर रही थी। इसके लिए ये मुकाबला सिर्फ कोई आम खेल या मेडल जीतना नहीं था, बल्कि अपने वजूद की ताकत को इस जालिम मुआशरे के सामने साबित करने का एक अकलूता ज़रिया था। सीटियों और शायकीन के शोर से पूरा हॉल गूंज रहा था। जीनत के चेहरे पर उस वक्त एक अजीब सा गुस्सा, वहशत और अज़म झलक रहा था। उसके लाल रंग के बॉक्सिंग ग्लोव्स जब हरीफ बॉक्सर के चेहरे और पसलियों पर बिजली की तेज़ी से पड़ रहे थे, तो वो दरअसल इस माफिया, इस मुआशरे और इन हालात पर अपना सारा गुस्सा निकाल रही थी, जिन्होंने उसके इर्द गिर्द के तमाम अपनों को बखीर कर और रिला कर रख दिया था। जारहाना और यकतरफा तरीके से चंद ही राउंड्स में जीत लिया और सबको हैरान कर दिया, लेकिन वो मासूम लड़की इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उसकी इस शानदार जीत ने शहर के उसी खूनी माफिया और बाचा खान की नज़रें उस पर हमेशा के लिए टिका दी हैं, जिसके खिलाफ में बाहर सड़कों पर लड़ रहा था। क्योंकि बाचा खान का ये कॉलेज नेटवर्क उस किस्म के बड़े खेलों में मैच फिक्सिंग, खिलाड़ियों को अगवा करने और करोड़ों रुपए का जवा खेलने का काला धंधा भी चलाता था, और जीनत का ये रंग में उतरने का जुनून आगे चलकर हमारी उसी बड़ी जंग का एक अहम हिस्सा बनने वाला था, जिसका नक्शा बदलने जा रहा था। दूसरी तरफ महरीन की बेचैनी और तड़प अपनी आखिरी इंतहा को छू रही थी। वो जब से रीमा और जीनत के साथ इस शहर में आई थी, उसका दिल एक पल के लिए भी पुरसकून या शादाब नहीं था। इसे यहाँ की हर गली, हर चौराहे, हर चलते हुए अजनबी साए में सिर्फ और सिर्फ शीरों की ही झलक नजर आती थी और वो चूक जाती थी। वो दिन भर खिड़की के पुराने पट के पास अकेली बैठकर घंटों बाहर सड़क पर चलती तेज गाड़ियों, सड़क के हंगामों और नीले आकाश को देखती रहती, और उसकी खूबसूरत आँखों से पछतावे के खामोश आंसू मुसलसल बहते रहते, जो उसके दुपट्टे को भगू देते थे। इसे बार बार रीमा की वो बातें याद आतीं जो उसने गाड़ी में कही थीं कि शीरो जहाँ भी होगा, वो तुम्हारे अंदर के सच्चे इंसान को देख रहा होगा
और वो तुम्हें इस हाल में कभी नहीं देखना चाहता। लेकिन मोहरीन का वो पुराना पछतावा और अंदरूनी कर्ब उसे एक दमक की तरह अंदर ही अंदर खाया जा रहा था कि उसने इस मकार और झूठी सहर के उस एक घिनौने इल्ज़ाम पर इतनी जल्दी भरोसा क्यों किया, और क्यों इसके पापा और बाकी सब ने मिलकर शीरो को इतना बुरा भला कहा, जिसकी वजह से मुझे अपनों की बेरुखी और उस जानलेवा फायरिंग का सामना करना पड़ा। ये चमकता हुआ नया शहर उसके लिए बिल्कुल अजनबी, पुरअसर और हद से ज़्यादा बोझल साबित हो रहा था, जहाँ की ऊंची इमारतें और रौनकें उसके दिल के अंदर फैले गहरे अंधेरे और तन्हाई को दूर करने में बिल्कुल नाकाम साबित हो रही थीं। वो शीरो की मोहब्बत में तड़प रही थी और उसका दिल बार बार अंदर से यही गवाही दे रहा था कि उसका शीरो जिंदा है, मरा नहीं है, और वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। वो शदीद बेचैन थी कि किसी भी तरह जिंदगी में सिर्फ एक बार उसका मुझसे आमना सामना हो जाए, वो मुझे देख सके, ताकि वो मेरे पैरों में मेरे घंटों के बल बैठकर मुझसे अपने उस गुनाह और नादानी की माफ़ी मांग सके जिसने हम दोनों की खूबसूरत जिंदगियों को हमेशा के लिए उजाड़ कर रख दिया था। इस सब के बाद जब रात के पिछले पहर में और रूही अपने नए कमरे में चाय के कप हाथ में लिए बैठे अगली हिकमत अमली और बाचा खान के अगले वार पर बात कर रहे थे, तो रूही ने अचानक अपना चाय का कप मेज़ पर रखा और मेरी आंखों में अपनी गहरी नज़रें गाड़ते हुए इंतहाई संजीदा, दौरानदेश और एक दाना बीवी की तरह मुझे एक ऐसा मशवरा दिया जिसने मेरे दिमाग के बंद कवाड़ खोल दिए। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि शीरो, मेरी बात गौर से सुनो। बाचा खान और तुम्हारा वो सोतीला चचा सिकंदर खान दोनों इस शहर में जुड़े जमा चुके हैं और बहुत ज़्यादा बाआसर और ताकतवर हैं। बाचा खान के मखबर और राजा के गंडे तुम्हें तुम्हारे इसी पुराने हलिये, इसी चेहरे के तासरात और उसी शीरो नाम से शहर के हर कॉलेज और हस्पताल में पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, और अगर तुम इसी पुराने रूप में उनके सामने आते रहे तो वो बहुत जल्द तुम्हारी तमाम कमज़ोरियों को, मुझे और इस हस्पताल को जान जाएंगे और यहाँ दोबारा उससे भी बड़ा खूनी हमला कर सकते हैं जिसका मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। उसने मेरी आंखों में देखते हुए मज़ीद कहा कि अगर तुम्हें उन दोनों दरिंदों से अपने बाप के खून का बदला लेना है, मासूम लड़कियों को बचाना है और इस जंग को जीतना है, तो मेरी मानो, तुम अपना ये पूरा पुराना रूप बदल लो। अपना हलिया, अपने बाल, अपने कपड़े पहनने का अंदाज और अपनी ये पहचान हमेशा के लिए बदलकर एक बिल्कुल नया नाम और एक ऐसा प्रसार अंदाज इख्तियार करो कि बाचा खान और सिकंदर खान तुम्हारे सामने से भी गुजर जाएं तो वो तुम्हें पहचान न सकें, ताकि तुम पसे पर्दा रहकर एक साए की तरह उनके इस पूरे अस्मगलंग नेटवर्क की जड़ें एक एक करके काट सको और उन्हें अंदर से खोखला कर सको। रोही का ये मशवरा मेरे दिमाग में एक तीर की तरह बैठ गया। वो बिल्कुल सच कह रही थी, क्योंकि दुश्मन अगर शातिर हो तो उसे मात देने के लिए उसके वहम व गुमान की हदों से बाहर निकलकर
वार करना ही दानिशमंदी होती है। और उसी के साथ हमने ये बड़ा फैसला भी किया कि ये पुराना अस्पताल अब हमारी रिहाइश के लिए बिल्कुल भी महफूज नहीं रहा, क्योंकि बाचा खान के शूटर यहाँ का पता जान चुके हैं। इसलिए हमने उसी रात अमले की मदद से बिल्कुल खुफिया तौर पर शहर के एक दूसरे इंतहाई पोश, खामोश और महफूज तरीन इलाके में एक नया, खूबसूरत और बड़ा घर किराए पर ले लिया, ताकि हम वहाँ अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें और बाचा खान के मकबरों के शुबहे से दूर रह सकें। मैंने इस नए घर की दहलीज पर पांव रखते ही अपने दिल में ये लूहे जैसा अहद कर लिया था कि अब जब मैं अपने उस नए रूप, नए नाम और नई पहचान के साथ उन दोनों दुश्मनों के सामने बरामद होऊंगा, तो वो दिन बाचा खान की काली सल्तनत और सिकंदर खान के पछतावे का आखिरी दिन होगा। और मेरी बीवी रोही की ये पाकीज़ा मोहब्बत, उसका दिया हुआ ये अजीम मशवरा और वो नया किराए का घर मेरी इस ज़िंदगी की सबसे खौफनाक, पुरअसार और फैसला कुन जंग का सबसे बड़ा हथियार बनने वाले थे, जिसका पहला खूनी बाब अब बाकायदा तौर पर शुरू होने जा रहा था। और मैं दुश्मन को मिटाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था।